आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट यूनिट पर बेस्ड है और फर्स्ट यूनिट में स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक के ऊपर वो बेस्ड होंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चेंज इन लेंथ की जो यूनिट होती है वो mm और यूनिट ऑफ लेंथ इज mm। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही mm आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन का भी हमने फॉर्मूला देखा है, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर जो टेंसाइल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी मेंबर के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है और उस फोर्स की वजह से उस मेंबर के डायमेंशंस इंक्रीज हो रही है, या आप बोल सकते हैं किसी मेंबर को अगर हम पुल कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, तो वहां पर टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होती है। अगर हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वहां पर जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो होगी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ which state elastic limit strain produced is proportional to stress produced. Stress is directly proportional to strain within elastic limit. ये लॉ हमारा होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यही बताता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पर एक इलास्टिक कांस्टेंट आ जाता है, जिसे बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बता रहा है हमें हुक्स लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जब कोई भी पैरामीटर डिजाइन किया जाता है तो उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन की जाती है, जो हमें ये बताती है कि अगर किसी बॉडी की अल्टीमेट लिमिट ये है तो वो बॉडी किस पर्टिकुलर लिमिट तक वर्किंग कंडीशन में रहेगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम शॉर्ट में लिखते हैं FOS, या N से भी डिनोट किया जाता है। ये हमें बताता है मैक्सिमम लिमिट, किसी की कितनी हो सकती है, और उसकी वर्किंग लिमिट। इन दोनों का जो रेशो होता है उसे बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और मैक्सिमम लिमिट को बोला जाता है अल्टीमेट लिमिट, और वर्किंग को बोलते हैं हम परमिसिबल लिमिट, कि जितनी परमिसिबल कंडीशंस हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा हम रेशो देखते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस, इन दोनों का जो रेशो होगा उसे बोला जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो ऑप्शन नंबर 3, द रेशो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमें पूछिए स्ट्रेन। रॉड लेंथ ऑफ द रॉड इज 250 mm, subjected to a tensile load of 50 kilonewton when extension of rod is 0.3, यानी कि
डेल्टा एल दिया है 0.3 mm। पूछा गया है स्ट्रेन क्या होगी। अगर स्ट्रेन के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है यहाँ पर 0.3, ओरिजिनल लेंथ है हमारी 250। जब इनका हम रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.0012 और इसकी कोई यूनिट होती नहीं। तो यहाँ पर जो हमें ये डेटा दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन लोड, इस डेटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर इज 0.0012। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस at which extension of material takes place more quickly as compared to increase in load। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वाई एक्सिस पर हमारी होती है स्ट्रेन और एक्स स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर हमारी होती है स्ट्रेन। शुरुआत में हमारी इलास्टिक लिमिट आती है, प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, अपर यील्ड पॉइंट आता है, लोअर यील्ड पॉइंट आता है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस आती है और फिर हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। अगर पॉइंट मार्क कर रहे हैं, पॉइंट ओ, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, तो यहाँ पर जो रीजन दिख रहा है सी टू डी, यहाँ क्या हो रहा है, लोड की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो स्ट्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप हो रही है। और स्ट्रेस अगर हम देखते हैं, स्ट्रेस हमारी डायरेक्टली लिंक होती है लोड से और स्ट्रेन हमारी डायरेक्टली लिंक होती है एक्सटेंशन से। यानी कि लोड की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, फिर भी एक्सटेंशन हमारा ज़्यादा हो रहा है। और ये जो हमारा रीजन होता है सी डी पॉइंट, इन पॉइंट को बोला जाता है यील्डिंग। तो यील्डिंग में बिना स्ट्रेस इंक्रीज हुए हमारी स्ट्रेन इंक्रीज हो जाती है। तो पॉइंट हो गया हमारा यील्डिंग पॉइंट, दैट इज ऑप्शन डी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, या हम इसे बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ शियर फोर्स, शियर फोर्स को न्यूटन में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर न्यूटन ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर किलो न्यूटन की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। किलो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ शियर फोर्स। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन ए इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने बनाया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इलास्टिक रीजन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होती है, इस तरह से जाता है। यहाँ पूछा ये जो स्लोप दे रहा है, ये स्लोप क्या बता रहा है, ये स्लोप अगर हम देखते हैं तो ये रेशो बता रहा है मुझे स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को डिफाइन कर रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर हम हुक्स लॉ से लाते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ई स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या आ गया
ई, और ई होता है इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है वो इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन डेवलप कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है किस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन में वेरिएशन हो रहा है। लोड की वैल्यू कम ज़्यादा करने से किस तरह से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का वेरिएशन हो रहा है। एट विच पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर्स आफ्टर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आती है प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, देन अपर यील्ड पॉइंट, देन लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, लास्ट में हो जाता है ब्रेकिंग। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की बात कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आती है हमारी इलास्टिक लिमिट। सीक्वेंस अगर देखते हैं तो इलास्टिक लिमिट के बाद आता है अपर यील्ड पॉइंट, उसके बाद आता है लोअर यील्ड पॉइंट, और उसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट पॉइंट। ये पॉइंट होते हैं और लास्ट में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है। सो ऑप्शन सी इलास्टिक लिमिट इज द करेक्ट आंसर। इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। इलास्टिक लिमिट तक अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फिर हम फोर्स को हटाते हैं तो वो बॉडी वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। इनिशियल शेप और साइज को वो रिगेन कर लेती है। ऐसा अगर यहाँ ऑप्शंस देखते हैं हम तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो रहा है, अप टू विच इफ लोड इज रिमूव्ड original volume and shapes are regained. This is the elastic limit. Stress which act direction perpendicular to the area. अगर किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगी हुई है और वो स्ट्रेस उसके एरिया के परपेंडिकुलर लगी हुई है तो उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पर है इस एरिया पर इसके परपेंडिकुलर इस तरह से कोई स्ट्रेस लगी हुई है, सिग्मा सिग्मा। तो जब उस फेस के नॉर्मली जो लगी हुई है स्ट्रेस, उसके परपेंडिकुलर फेस पर जो स्ट्रेस लगी हुई है उस स्ट्रेस को बोला जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉर्मल स्ट्रेस। When equal and opposite force applied to a body tends to elongate. बॉडी क्या हो रही है? elongate हो रही है। उन फोर्स की वजह से उस बॉडी की डायमेंशंस इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो स्ट्रेस होगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस। अगर डायमेंशंस डिक्रीज हो रही होती तो वो स्ट्रेस हमारी होती कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दिस इज ए टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ए रॉड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द रॉड इज 150 सेंटीमीटर एंड ए डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ रॉड इज 2 सेंटीमीटर, सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन। लोड जिससे उसे खींचा जा रहा है दैट इज 20 किलो न्यूटन। व्हाट विल बी द स्ट्रेस? अगर हम स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करें, स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है वो अप्लाइड लोड के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला आ जाता है P/K। P हमारा किलो न्यूटन में दिया हुआ है तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 20 × 10⁻³ न्यूटन।
डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में करेंगे तो 20 mm और ये हो जाएगा 1500 mm। अब P 20 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया 5/4 टी स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 63.6 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन में देखते हैं अब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 63.6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्ट्रेस इन द रॉड इज 70 न्यूटन पर mm²। जो रॉड के ऊपर स्ट्रेस लगी हुई है 70 न्यूटन पर mm²। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। व्हाट विल बी द स्ट्रेन? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। तो स्ट्रेस कितना है यहाँ पर हमारा 70 अपॉन 2 इंटू 10⁵। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00035। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हुक्स लॉ से आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ए स्टील बार ऑफ 40 mm इंटू 40 mm एरिया दे दिया यहाँ पर 40 इंटू 40 mm², यानी कि 1600 mm²। Subjected to axial compressive load of 200 kilonewton। लोड 200 किलोन्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे जब इसे तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। If the length of the bar is 2 meter, length of the bar is 2 meter, mm में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ mm। E इज इक्वल टू 200 GPa। E की वैल्यू दी हुई है 200 GPa। इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। और मेगा पास्कल क्या होता है हमारा? न्यूटन पर mm²। न्यूटन पर mm²। एलोंगेशन पूछा गया है, स्ट्रेन एलोंगेशन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह हम लिख सकते हैं P अपॉन A। स्ट्रेन की जगह लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला आ गया वो आया PL अपॉन A। P की वैल्यू दी हुई है 200 इंटू 10⁻³। L 2 इंटू 10⁻³ एरिया 1600 इंटू ई की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³। सो 200 10⁻³ से 200 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 तो हो गया 20 अपॉन 60 दैट इज 1.25 mm। अगर हम देखें यहाँ पर तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 1 इज 1.25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the expression
फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो। ई और जी के बीच में रिलेशन पूछा गया है। अगर हम इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन ड्राइव होता है। और इसे याद करने के लिए हम ऐसे रख सकते हैं कि जब हमारा यहाँ 2 आएगा तो म्यू के साथ 1 होगा और वो प्लस होगा। ई का एक और रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यानी कि म्यू के साथ एक कम आएगा। कंफ्यूजन ना हो आपको, अगर कहीं दिया 3k इंटू 1 प्लस म्यू तो वो नहीं हो सकता है। अगर k के साथ किसी के साथ 3 आ रहा है उसके साथ 2 होगा, और जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पर 1 होगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब तीनों इलास्टिक कांस्टेंट में भी एक रिलेशन होता है ई जी के। वो रिलेशन तीनों में अगर यहाँ से हम लाते हैं सिंप्लीफाई करके इन दोनों की हेल्प से, ई इक्वल टू आता है 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, और g को c भी लिखा जाता है। तो 9 kc अपॉन 3k प्लस c, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्ट्रेन्स का रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन आती है हमारी डेल डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आती है डेल एल अपॉन एल। अगर लैटरल स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिक्रीज होगी। इस फॉर्मूले से अगर मैं देखता हूँ तो रेशियो हो गया लैटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सेट हो गया फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर का ये कंप्लीट एक वीडियो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बीम्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।